कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने कल देखा था, क्योंकि अभी ये 3-4 दिन लगेंगे हमें क्लास के कॉन्सेप्ट्स को सारों को ना समझने के लिए। और होपफुली कि अब जो है ना हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट कंसेप्ट है ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि क्यों कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं और क्यों डिस्ट्रक्टर यूज होते हैं। और जो है ना इसको किस तरह करके जो है ना हम कॉल कर सकते हैं या कॉल कर भी सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें अब हमारे लिए क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें हम देखेंगे। पहली ये चीज के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ना ये सेम लाइक एज ए ना फंक्शन काम करता है। यानी कि फंक्शन में जिस तरह ओवरलोड होते हैं इसी तरह कंस्ट्रक्टर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। इसी तरह करके फंक्शन में जो ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं इसी तरह कंस्ट्रक्टर को भी हम एज अ ऑप्शनल पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अब जो है ना हमें क्लियर है कि ऑप्शनल पैरामीटर कैसे होते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और कैसे ओवरलोड फंक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ओवरलोड कंस्ट्रक्टर की तो उसको सिर्फ मैं एक एक इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। वो ये कि जिस तरह ये कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, ठीक है, इसको स्क्रीन मैंने शेयर कर लो। ओवरलोड करना है। ओवरलोड करने के लिए क्या होता है कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर स्क्रीन की तो शेयर ये नहीं है भाई। स्क्रीन ओके। शेयर। हाँ जी, विजिबल है अब? जी जी। ठीक है। अब कि ये डेफिनेशन जो हमने ओवरलोड की पढ़ी थी कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, तो सेम नेम पे तो हम जाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की पहली डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड से पहले उसकी पहली डेफिनेशन ये है कि इट शुड बी विद सेम क्लास नेम, ठीक है। यानी कि जो क्लास नेम होगा ना कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा ना वो हमेशा सेम होगा। अगर मैं इसकी जगह इधर 1 कर देता हूँ या कुछ भी कर देता ना फिर ये एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं मैं ऐसे यूज कर सकता, ठीक है। इसको फिर मुझे एज अ फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसकी रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी, इसका जो है ना पैरामीटर चाहिए तो वो देने पड़ेंगे। तो एज अ फंक्शन यूज करूंगा, एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करूंगा। कंस्ट्रक्टर की मेन डेफिनेशन ही यही है कि इट शुड बी विद सेम क्लास नेम, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की एक दूसरी जो मेन चीज है ना वो ये है कि इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर से ना रिटर्न नहीं कुछ करवा सकते, जबकि यानी कि जो चीज डिफरेंट करती है फंक्शन को और कंस्ट्रक्टर को आपस में, ये नहीं हम कर सकते इसके अंदर से, जीरो करना हो या जो भी करना हो ये नहीं हम कर सकते, ठीक है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और इसी तरह ये डिफाइन होता है, ये आप लोग देख ही चुके हैं। अब हम ओवरलोड कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं तो अब ओवरलोड के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि सेम नेम तो है ही है वो, सिर्फ एक पैरामीटर मैं उसके अंदर और ऐड कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड मैंने कर दिया, ठीक है, इसको मैं यूज भी कर लेता हूँ। शायद इसका आपको थोड़ा सा फायदा नजर आए, हालांकि है ये इतना बड़ा फायदा नहीं, बड़े फायदे हम बाद में यूज करेंगे। अब इसको जब यानी कि अब जब मैंने क्लास बनानी है ना, अब क्लास बनाते हुए देखो मेरे पास बिहेवियर क्या होगा। मैंने क्लास बनानी है स्टूडेंट की, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया STU का। यहाँ पे आके न्यू किया, न्यू का मतलब क्या था कि मेमोरी में जाके एलोकेशन करना, प्लस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। अब ये देखो इसके पास अब क्या आ रहा है, पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, अब 1 of 2 आ रहा है। अगर मैं इसे 2 दूंगा ना तो ये क्या होगा, ये इंटीजर वेरिएबल ले रहा है, ठीक है। अब इंटीजर वेरिएबल मैं इसे दे देता हूँ 20, ठीक है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने अब इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, ना कि नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। तो अब क्या होगा जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जब मेरा कोड आया इधर आगे, ये ऑब्जेक्ट बना, और ये देखो ये पैरामीटराइज में चला गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब तू ऑब्जेक्ट बनाए तब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जाए, ठीक है। मैंने ऐसे किया, ये किया, ये किया, वापस आ गया। इसको मैंने अब अगली लाइन में लेके गया। कुछ फायदा नजर आया कंस्ट्रक्टर का? यानी कि ऐसी वैल्यू जो हमने वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हो उस वक्त असाइन करनी हो तो वो हम उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है कि भाई जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बने वैसे ही उसके अंदर क्या एक्शन परफॉर्म हो, उस पर्पस के लिए जो है कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है। इसको मैंने अच्छा ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टर यूज हुआ हुआ है, ठीक है। ये यानी कि इस तरह करके हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें
एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि जब मैंने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट यानी कि पास किया यानी कि ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसने नॉन पैरामीटराइज को कॉल नहीं किया। ठीक है। हो सकता है हमारे पास ये भी बिजनेस हो सकता है कि भाई कुछ चीजें हमने नॉन पैरामीटराइज में लिख दी हो और वही चीजें हमें वहां भी चाहिए हो। ठीक है, यानी कि जब वो पैरामीटराइज काम करे तो ये जो चीजें हैं ये भी चले हमारे साथ। ठीक है। इसकी इसके लिए एक तो सोल्यूशन ये है कि जो कोड मैं इधर लिखूं उसको मैं यहाँ पे फंक्शन में बना लूं पब्लिक। नहीं, पब्लिक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन इसी स्कोप के अंदर यूज होगा, तो इसे मैं प्राइवेट लिख देता हूँ, प्राइवेट वाइड टेस्ट फंक्शन। इसके अंदर जो भी मैंने कोड करना है वो कोड करूंगा। ठीक है। और इस फंक्शन को मैं इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ और सेम इस चीज को इसके अंदर भी कॉल कर लेता हूँ। यानी कि ये वो चीज अचीव हो जाएगी कि जब मैं नॉन पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट सॉरी पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट कॉल करूं, पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, उसके अंदर वो जो काम नॉन पैरामीटराइज में कर रहा है वो काम सेम इसमें भी करे, तो ये चीज हमें अचीव हो जाएगी एक फंक्शन की मदद से। ठीक है। लेकिन ये फंक्शन बनाना भी एक एक्स्ट्रा हेडेक है। ठीक है, ये चीज अब आप लोग की एक सर्च असाइनमेंट है कि कैसे हम जब पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो है ना नॉन पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सके। ठीक है, ये आप लोगों ने असाइनमेंट खुद इंटरनेट से ढूंढो या जैसे भी, क्योंकि अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई है ना सही कि भाई किस तरह ये कॉल होता है और इसका मेन पर्पस क्या है, तो अब असाइनमेंट सिर्फ ये जो सर्च असाइनमेंट है कि जब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास नॉन पैरामीटराइज कॉल नहीं हो रहा। ठीक है। इसी तरह करके अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर वैल्यू एक्स रख देता हूँ। ठीक है, और उस वैल्यू को इसके अंदर यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फुल नेम के लिए ही यूज कर लेता हूँ वो। ठीक है, अब ये मेरी एक ऐसी क्लास बन गई है कि अगर मैं नॉन यानी कि कुछ भी पास नहीं करूंगा तो इस मीन कि ये वाला कॉल होगा ही होगा। ठीक है। अगर मैं इसके साथ एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दो के साथ कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो दोनों चीजों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ 1 और इसको नॉन पैरामीटराइज कर लेता हूँ और इसको एक्चुअली 1 और इसको 2। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट बन गए मेरे पास। मैं आया यहाँ पे रन किया, इस पहला ऑब्जेक्ट बना, नॉन उसमें आया। ठीक है, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में गया, वापस आया। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है विद वन पैरामीटराइज। ठीक है, इसको कॉल किया, दोबारा उस फंक्शन में गया, वापस आया। ठीक है, फिर इसने टू पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट को कॉल किया। ठीक है, अब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखूं, अगर ये मेरे पास एक ऐसा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह करके ये मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रोल नंबर की वैल्यू है। इसी तरह करके ये मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो वेरिएबल थे, दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना कंस्ट्रक्टर को हम डिफरेंट अपनी लॉजिक की बेस पे जो है ना हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यानी कि हम इंशाल्लाह और इसकी डेप्थ पे यानी कि इसका नॉलेज इतना ही है, लेकिन कैसे ये हम अपनी लॉजिक्स में इसे को इम्प्लीमेंट करेंगे वो आस्ता आस्ता जैसे जैसे यानी कि हमारे पास टास्क आएंगे या जब हम एक प्रोजेक्ट पे शुरू हो जाएंगे ना काम करना, जब यानी कि हमारा बिजनेस नहीं हमारी डोमेन ज्यादा यूज होगी, उस वक्त जो है ना हमारी ये चीजें और यानी कि कह लो कि यूज भी होंगी और क्लियर भी होंगी हमारे माइंड में। अभी सर्च असाइनमेंट यही है कि अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो इस जब ये कॉल हो तो मेरे पास सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो, मेरे पास नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो। ठीक है, पहले तो ये चीज देखना ये ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो कैसे है। ठीक है, तो ये आप इंटरनेट से खुद देखना। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सर्चिंग का जो है ना प्रैक्टिस हो और उसकी बेस पे जो है ना आप लोग अपने पास खुद इंप्लीमेंट करना है इस चीज को कि कैसे जो है ना हम यानी कि ऑब्जेक्ट हम दो पैरामीटराइज क्लास का बनाए और उसके बाद जो है ना वो उसका कंस्ट्रक्टर जो है वन पैरामीटराइज वाला भी कॉल हो और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो। कंस्ट्रक्टर का इतना इनफ है। बाकी डिस्ट्रक्टर के जो है ना
यानी कह लो कि सिवाय इस चीज के जो हमने लिखी हुई है ना ये वाली, इसके अलावा इसका कोई यानी कि मतलब नहीं है नन, यानी कि ये पैरामीटराइज भी नहीं हो सकते, ये ओवरलोड भी नहीं हो सकते। और इसके पीछे लॉजिक है ना, क्योंकि डिस्ट्रक्टर को मेन यूज किया जाता है डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब मल्टीपल यानी कि मल्टीपल फंक्शन में क्या क्या डी एलोकेशन करें, कि भाई किसी वेरिएबल की एक डिस्ट्रक्टर में डी एलोकेशन कर दें, किसी वेरिएबल जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है कि एक वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया, इसमें दो वेरिएबल को असाइन कर दिया। डिसेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि डिसेक्टर कॉल भी जब होता है जब वो अपने स्कोप से आउट जा रहा होता है। ठीक है, और ये ऑटो कॉल होता है, ठीक है, अपने स्कोप से आउट जा रहा होता है। लेकिन इसके और बेनिफिट इस लिहाज से है कि हम फोर्सफुली भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी मेमोरी को डी एलोकेशन करने के लिए। ठीक है, और इसका ज्यादा फायदा ये होता है कि जब देखो हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारी जो क्लास है ना ये 1000 ऑफ लाइन की यानी कि एक क्लास है जिसमें कोड लिखा हुआ है। हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है ना फर्स्ट लाइन पे बना लिया हुआ है। अब जब 300 लाइन पे हम आए ना, जब यानी कि 300 लाइन कंपाइलर ने रीड की, ठीक है, उसके बाद पता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना अब कभी भी उस क्लास यानी कि उस स्कोप में यूज नहीं होने वाला। लेकिन जब तक वो 700 लाइन को कंपाइल कर रहा है, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारी मेमोरी में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि डिसेक्टर तो जब कॉल होगा ना जब इसके एग्जिट पे जाएगा। ठीक है, यानी कि जब वो इस स्कोप से बाहर निकलने लगेगा डिसेक्टर तो जब कॉल होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 300 लाइन के बाद हमारा वो ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, तो उसे डी एलोकेट कैसे करें? उसको डी एलोकेशन के लिए जो है ना ये डिसेक्टर काम आता है। जब ये ऑटो कॉल हो जाए या वैसे कॉल हो जाए, इसने मेमोरी को डी एलोकेट करना ही करना है। ठीक है, लेकिन कैसे यानी कि हम इसको यूज करेंगे वो हम अब आगे जाके देखेंगे। लेकिन एक और इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हमारे पास इस चीज को हम कहते हैं डिजाइन पैटर्न, यानी कि ऐसे ऐसे डिजाइन पैटर्न और आर्किटेक्चर आगे हुए हैं ना कि क्लासेस का कोड इतना लंबा होने ही नहीं देते वो। मतलब कि वो उनका पैटर्न ही ऐसा होता है कि भाई क्लासेस का कोड जो है इतना लंबा नहीं होता। इसलिए जो है ना इसकी इस वजह से भी इतनी वैल्यू नहीं है। और सिवाय लर्निंग के मैंने अपने कैरियर में ये कभी नहीं यूज किया, यानी कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यूज किया था, इसके अलावा मैंने कभी भी यूज नहीं किया। उसकी एक और रीजन भी है कि आई डिस्पोज एक क्लास होती है वो मैं यूज करता हूँ, लेकिन ये नहीं मैंने कभी यूज किया। ठीक है, तो इसलिए जो है ना बस लर्निंग की हद तक आप लोग भी अपने इम्प्लीमेंट कर लो। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव इसका पता होना चाहिए कि क्या है, कि भाई क्यों हम डिस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ना इतने ही थे। हम आगे जो है ना क्लास पे मूव होते हैं। अगर किसी की यहाँ पे कोई क्यूरी है ना इन दोनों चीजों से रिलेटेड तो वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि 700 लाइन्स जब कंपाइलर कंप्लीट करेगा तब वो डिस्ट्रक्टर पे जाएगा। तो अगर हमने 300 लाइन्स के बाद ही उसको करवाना हो तो हम डिस्ट्रक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, यानी कि यही इसीलिए डिस्ट्रक्टर यूज होता है ना, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे फिर अच्छा, ये फोर्सफुली वाला कॉल ठीक। करेंगे डिस्ट्रक्टर को। ठीक ठीक। मतलब वो थ्री ठीक है ना, हंड्रेड लाइन्स यानी के कि बाद वो कॉल हो जाएगा। हाँ यानी कि वो हमें कोड पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, वरना इस जब इस ब्रैकेट पे आएगा जब तो वो कॉल होगा ही होगा। लेकिन हमें पता है 300 लाइन के बाद उस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस ऑब्जेक्ट का कोई यूज ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो उसको जो है ना मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए जो है ना फिर हम इस सेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी करेंगे कि जो है ना वो कॉल हो और जितनी भी मेमोरी है उसको डी एलोकेट कर दे। ठीक। और उसके कॉल होने के बाद इवन के इस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो यहाँ से यहाँ तक है, मगर फिर वो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 300 लाइन है, ये 301 लाइन पे ना ये जो एस टी यू है ना ये यूज नहीं होगा फिर। क्यों? क्योंकि इसकी मेमोरी डी एलोकेशन हो गई है ना। ठीक। ठीक है, और अच्छा, एक कोई चीज ये क्यूरी? बताओ कि अगर हाँ हम लोग को चाहिए ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो और तो हम लोग उसके लिए फिर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तब भी बनाना जरूरी होगा उस केस में कि नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप लोगों के माइंड में ऐसी जो चीज आती है ना वो फुल्ली रिकमेंडेड है कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो ना इस चीज की प्रैक्टिस खुद कर लिया करो। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आप लोग प्रैक्टिस करते हुए यार ये कोड लिखते हो आपके माइंड में वो चीज जाती है, और दूसरा जो चीज हम खुद अपने हाथों से करते हैं ना वो हमारी माइंड से नहीं निकलती। यानी कि ये क्वेश्चन अगर आया क्वेश्चन ऐसा हो ना कि भाई जिस तरह हम खुद उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन कभी हम लोगों ने ना तो दूसरों से पूछना है और ना ही उस क्वेश्चन के लिए गूगल पे जाना है।
हमने वो खुद अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब मैं वैसे बता देता हूँ, यानी कि ये अगर मैं यहाँ पे खत्म कर दूं ना इसको, ठीक है, और इसको मैं अब रन करता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास नहीं है जिसके अंदर क्या हो, नॉन पैरामीटराइज हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे पता चल गई, बहुत अच्छा पॉइंट था कि यार ये मिस आउट हो गया था मुझसे, कि अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, तो आपको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करना जरूरी है फिर। ठीक है, अगर आप उसे खत्म करोगे ना तो वो फिर अलाउ नहीं करेगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि यानी कि अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर दिए हैं तो नॉन पैरामीटराइज अगर कोई मुझे वैल्यू भेजेगा ही नहीं, तो उस केस में मैं क्या करूं। ठीक है, सही है। चलो चलो अब क्लास की तरफ और थोड़ा मूव होते हैं। अच्छा, क्लासेस में ना एक चीज ये नोट करो कि यहाँ पे जो है ना, ये जो क्लास है ना, ये इस नेम स्पेस के अंदर है। ठीक है, क्या ही हो अगर मैं इस नेम स्पेस को चेंज कर दूं, मैं इसको कहता हूँ टेस्ट नेम स्पेस। ठीक है, अब मैं इधर जाता हूँ और इसको दोबारा, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या आ रही थी, यानी कि ये वाला कलर हुआ था जो कि ग्रीन कलर शेड है। ठीक है, अब इनका कलर ब्लैक हो गया है, यानी कि ये पहचान ही नहीं पा रहा कि भाई मेरी ये जो क्लास है ये कहाँ पे है मेरे पास। क्योंकि जब इसकी नेम स्पेस सेम थी, इधर नेम स्पेस सेम थी, ये सेम नेम स्पेस में था, तो इस वजह से इसको जो है ना ये चीज यानी कि मुश्किल नहीं हुई कि हाँ भाई मेरी नेम स्पेस के अंदर ये क्लास है, तो इसलिए मेरे लिए जो है ना यानी कि मुश्किल नहीं है कि हाँ ये क्लास है, ये यानी कि उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब इस केस पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है ये किसी और नेम स्पेस के अंदर चली गई है, और ये वाली क्लास जहां पे हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये किसी और नेम स्पेस के अंदर पड़ी हुई है। इसलिए जो है ना ये कंफ्यूज हो गया कि भाई जो मेरी ये नेम स्पेस है ना इसके अंदर मेरी ये क्लास नहीं है जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो ही देखो यहाँ पे मशवरे भी दे रहा है फिर तो ये उसने खुद बता दिया इस चीज को, यानी कि उसने खुद बता दिया कि अगर तो आपने ये बनाना है तो ये जो क्लास है ना ये इस नेम स्पेस के अंदर पड़ी हुई है, तो इसको आप जो है ना यूजिंग करके ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाने दूंगा आपको, वरना कंपाइलर कहता है कि नहीं मैंने नहीं कोई बनाने देना। तो क्या करते हैं हम इसको यूजिंग करके, ये नेम स्पेस के ऐड हो गई। ठीक है, यानी कि इस तरह करके जो है ना ये नेम, अब मैं इसको अगर रन करूं, ठीक है, सेम इसका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं करना चाहता हूँ। अब ये एक नेम स्पेस है और इसका मैं नाम जो है ना वो सेम ये वाला रख देता हूँ। अब देखना, अब वो फिर कंफ्यूज हो गया। ठीक है, बल्कि इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे ये सेम कोड है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ और इस क्लास को भी मैं एम्प्टी कर देता हूँ। और अब इसको मैं करता हूँ सेव। किधर गया? और सॉरी यहाँ पे नेम स्पेस ऐड की। अब मुझे ये बताओ, ये तो खैर अभी तो यहाँ पे बता रहा है ये, हाँ, अब ये देखो, अब ये सेम क्लास है, यानी कि ये भी स्टूडेंट की क्लास है और ये भी स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, लेकिन इसने कौन सी, यानी कि अब इसे कैसे पता है कि मैंने किसकी क्लास लेनी है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने
ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास का, ये वाली क्लास का, जो किस नेम स्पेस के अंदर है, टेस्ट नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब मैंने सिंपल कोड लिखा तो इसने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, अपनी नेम स्पेस का। हालांकि यह यूजिंग से ये ऐड भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, अपनी नेम स्पेस का, सॉरी अपनी क्लास का, जो उसके नेम स्पेस के अंदर है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाना हो, इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिर मुझे यहाँ पे इसको नेम स्पेस के साथ इनिशियलाइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल डॉट ये, सेम इसी तरह कंट्रोल डॉट ये, ठीक है। अब इसको हम दोनों को करके भी देख लेते हैं कॉल। एक मैंने ऐसी क्लास बनाई जो विदाउट नेम स्पेस की थी, और एक ऐसी बनाई जो विद नेम स्पेस की थी, ठीक है। अब इन दोनों पे मैं ब्रेक पॉइंट भी लगा लेता हूँ। इधर भी ब्रेक पॉइंट लग गया। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्या बिहेवियर होगा अब इसका। ठीक है, तो अब मैंने जब इसको कॉल किया तो ये किस क्लास के अंदर जा रहा है, टेस्ट नेम स्पेस के अंदर जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने उसे प्रॉपरली डिफाइन किया है, ठीक है। और जब मैं इधर आऊंगा तो ये किसके अंदर जा रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये कि आई थिंक 2019 तक जो है ना, अगर हम ये नेम स्पेस इसमें नहीं ना ऐड करते थे, अभी इसने खुद ले लिया है कि एज्यूम कर लिया, या जो भी, ये नहीं पता, मुझे पता है ये शायद कंपाइलर में इन्होंने चेंज किया होगा। अगर वो सेम नेम स्पेस के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो वहां पे सेम नेम स्पेस को ले लेगा, इग्नोर कर देगा इस वाली नेम स्पेस को। लेकिन यानी कि जो मेरे नॉलेज के मुताबिक था, ये यहाँ पे एम्बिग्यूअस का जो है ना इशू देता है, कि भाई उसे पहचान में ही नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी क्लास को कॉल करना है। और इसका आसान सा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट नेम स्पेस टू। अब ये दोनों जो क्लासेस हैं वो इसकी पेरेंट नेम स्पेस से बाहर हो गई हैं। और अब मैं इधर जो है ना, इसको भी यूजिंग कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। ये जो एरर है ना, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये एरर इन्होंने इस कंपाइलर में, या इस जो यानी कि बिल्ड इन्होंने दी है 2022 में, ये एरर इसलिए ऐसे रिजॉल्व किया है कि जो जिस क्लास में आप काम, सॉरी जिस नेम स्पेस में आप काम कर रहे होगे, और उसके अंदर अगर वो क्लास एग्जिस्ट करती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उस क्लास की है, ठीक है। अदरवाइज सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, जो यूजिंग में लिखी होगी, ठीक है। लेकिन अगर यूजिंग में वो दोनों नेम स्पेस लिखी हुई है, फिर भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो वहां पे क्या एरर दे देता है, स्टूडेंट इज एम्बिगुअस रेफरेंस बिटवीन दिस क्लास एंड दिस क्लास। और ऐसी चीजों का सोल्यूशन क्या होता है, ऐसी चीजों का सोल्यूशन ये होता है कि जिस नेम स्पेस की हमने वो कॉल करनी है क्लास को, उस नेम स्पेस की क्लास को, उस नेम स्पेस को हम पहले लिख के फिर हम डॉट लगा देते हैं। तो उसके लिए जो है ना, ये पहचान करना कि भाई ये क्लास किधर एग्जिट करती है, ये आसान हो जाता है, किसके लिए, कंपाइलर के लिए। एक ये चीज थी, ठीक है। और नेम स्पेस जो है मेन इन्हीं चीजों के लिए यूज होती है, कि किसी भी यानी कि कह लो बल्क ऑफ क्लासेस को यानी कि नेम स्पेस कम्बिनेशन होता है, ठीक है। और उनको एक सेपरेट कैटेगरी के में डिवाइड करने के लिए जो है ना नेम स्पेस उसका रोल अदा करती है, ठीक है। तो ये नेम स्पेस का यहाँ तक था। बस नेम स्पेस मतलब कि ये है, क्लासेस ही चल रही हैं अभी हमारी, लेकिन ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि किस तरह क्लासेस के ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नेम स्पेसिस डिफरेंट होंगी और उन दोनों में सेम क्लासेस होंगी, तो मे भी आप लोगों को ये वाला एरर देखने को मिले। आप जब आप लोगों की प्रैक्टिस में, या आप लोग जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे होगे, तो उसको फिर इस तरह से डील करना है, आप लोगों ने खुद सोचना है, ठीक है, कि किस तरह इन जो है ना हमने कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल करना है, क्या करना है, ये आप लोगों का डिसीजन होगा। मैं ये अब खत्म कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका यूज नहीं है। इसको भी ये कर रहा हूँ।
अच्छा, जब भी आप लोग यानी कि कोड को जो है ना, अब जिस तरह क्लासेस में बना रहे हो, देखो अब मैंने ये जो क्लास बनाई है इसको देखने के लिए ज़ाहिर सी बात है मैं यूं इस तरह करके जाऊंगा, ठीक है, या इस तरह करके जाऊंगा कि हाँ ये वाली क्लास है। लेकिन मैं ये 1% भी रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को, इवन कि ये मुझसे मिस्टेक हुई थी कि जब पिछली बार मैं शबाज या अब्दुल मोइस को बताया था, उन्हें ये चीज़ नहीं प्रैक्टिस करवाई थी। लेकिन आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करो कि जब आपने देखना है कि भाई इसके पीछे यानी कि ये जो क्लास है ये कहाँ से, यानी किस क्लास से आ रही है, या इसका जो रेफरेंस है वो किधर पड़ा हुआ है, तो आपने इस पे जाके राइट क्लिक करना है और इधर से जाना है गो टू डेफिनेशन। क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे ना तो यहाँ पे बल्क ऑफ क्लासेस होंगी, बल्क ऑफ क्लासेस, यानी कि जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, इवन कि जो आप लोग खुद इंप्लीमेंट करोगे उसका भी देखो, क्योंकि हम प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, प्रॉपर डिजाइन पैटर्न फॉलो करेंगे, तो वो ये चीज रिकमेंड करते हैं कि भाई एक मकसद के लिए एक क्लास होनी चाहिए, दूसरे मकसद के लिए दूसरी क्लास होनी चाहिए। तो जब ये मकसद इतने सारे होंगे हमारे पास, उतनी ज्यादा हमारे पास क्लासेस होंगी। तो इस तरह करके फिर जो है ना, यानी कि यहाँ से क्लास नाम देखा, यहाँ से आके ओपन किया, कौन सी क्लास है वो ये जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और शुरू में हर कोई इसी तरह करता है कि ऊपर ये ओपन कर लेता है, तो ठीक है हाँ जी ये स्टूडेंट की क्लास है, पहले वो। अब देखो इस केस में यानी कि अगर हम इसको देखते तो ये हमारा एरर था ना, बहुत बड़ा एक बग था कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस वजह से इस क्लास फाइल का नाम भी स्टूडेंट है, तो यही क्लास होगी। हमने इग्नोर कर दिया कि वो नेम स्पेस डिफरेंट है, और करते हैं हम ऐसा। ये हमारे एरर होते हैं, यानी कि हम जब देख रहे होते हैं कोड को कि हाँ भाई ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ये क्लास की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है, क्लास की डिक्लेरेशन कहाँ पड़ी हुई है, हम जाते हैं यहाँ से देखते हैं, अगर वो फाइल ओपन है डायरेक्ट उसको ओपन कर लेते हैं। नहीं ओपन तो एक और जो लोग अप्रोच यूज करते हैं वो ये करते हैं, कंट्रोल सी किया यहाँ से, यहाँ पे आए, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, ये क्लास स्टूडेंट की पड़ी हुई है, अज्यूम कर लिया कि यही क्लास होगी, इग्नोर कर देते हैं कि उसकी नेम स्पेस क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना फुली रिकमेंडेड है कि आप लोग भी जब इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो आपने ऐसे करना है, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, तो आप एग्जैक्ट उस जगह पे जाओगे जहां पे वो चीजें यूज हो रही है, यानी जहां से वो चीजें यूज हो रही हैं, और कोशिश करो कि F12, यानी कि F12 करके जो है ना आप जाया करो। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे आ गए, हालांकि इसकी नेम स्पेस भी यानी कि सेम है, और ये सब कुछ यानी कि उसी जगह पे आप एग्जैक्ट आओगे। इसी तरह करके अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया हुआ है, और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया हुआ है इसके अंदर, ये टेस्ट 1। अब आपने इस फंक्शन के अंदर जाना है, तो वही यानी कि बैड अप्रोच यूज नहीं करनी कि आप या मेमोरीज में हो कि हाँ यार ये तो इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, या यहाँ पे गए और पहले इस क्लास को ओपन किया, उस क्लास के अंदर ये ओपन किया, ये भी अप्रोच यूज नहीं करनी। एक अप्रोच इसकी ये होती है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ करके यहाँ पे फाइंड किया, और हमने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट में जहां पे भी ये यूज हो रहा है वो मुझे निकाल के दे दो। एक ये अप्रोच यूज करते हैं लोग, ठीक है ना। तो इस तरह की अप्रोचेज नहीं यूज करनी, क्योंकि मे भी टेस्ट के नाम से पता नहीं कितने फंक्शन हो। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोचेज नहीं हमने यूज करनी, हमने प्रॉपर वे जो प्रोफेशनल होता है वही यूज करनी है। वो क्या है कि इस पे गए, या तो इसको F12 कर दो या राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन कर दो, तो हम एग्जैक्ट उस फंक्शन पे पहुंच जाएंगे जहां पे ये फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट मेरा यह है बताने का कि जब आपने देखना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे कॉल हुआ हुआ है, वो देखो यहाँ पे ये आ रहा है रेफरेंस, इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपको बता देगा कि भाई प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर एक जगह ये कॉल हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरह करके अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट 2 के नाम से, और यहाँ पे मैंने सेम यही चीज को कॉल की। ठीक है, अब मैं वापस इसके पास आया, इसको मैंने सेव किया, वापस इस क्लास के पास आया, अब देखो यहाँ पे रेफरेंस 2 हो गया। ठीक है, और इधर देखो ये इसके भी 2 हो गए हैं, क्योंकि ये 2 होना ये बता रहा है कि भाई इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना वो 2 जगह बन चुका हुआ है, और ये 2 होना ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ना ये 2 जगह कॉल हुआ होगा।
अब आपने देखना हो ये कहाँ कहाँ कॉल हुआ, सिर्फ इसको कॉल हिट करो और ये आपको बता देगा कि भाई ये देखो, ये लाइन नंबर भी बता रहा है कि लाइन नंबर पे 14 पे ये कॉल हुआ है। और ये राइट साइड पे छोटा सा और बॉक्स बना हुआ आ रहा है कि जो इसकी ऊपर वाली 2 लाइन और नीचे वाली 2 लाइन भी बता रहा है। सेम इसी तरह करके जब इस पे आओगे तो ये भी ऊपर वाली 2 लाइन और नीचे वाली 2 लाइन भी बता रहा है। ठीक है, ये अप्रोचेज हैं कि हम किस तरह करके अपनी प्रोग्रामिंग को फास्ट कर सकते हैं। और यकीन करो, आप अगर आप लोग ये वाली अप्रोच यूज करोगे ना, बिल्कुल एरर फ्री रहोगे। इस लिहाज से एरर फ्री कि भाई कई बार ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ में और होता भी है कि भाई आप एक चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो और ऐसी क्लास में इंप्लीमेंट कर बैठते हो जो उस क्लास का पार्ट ही नहीं होती। ठीक है, और अगर आप ये वाली चीजें यूज करोगे ना, क्योंकि आगे जाके चीजें कम्प्लेक्स होंगी, इस लिहाज से कि जैसे मतलब जब हम बिजनेस इंप्लीमेंट करेंगे लाइन ऑफ कोड हमारे पढ़ते जाएंगे, तो कौन सी लाइन कहाँ पे कॉल हो रही है या वो वाली लाइन और किस किस जगह पे कॉल हो रही है, अगर आप लोगों ने ये चीजें प्रॉपर वे से करोगे तो आप लोगों को पता चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप यही अप्रोच रखोगे कि हाँ मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन मुझे याद है, इस फाइल में पड़ा हुआ है, इस फाइल से मैं इस फंक्शन पे आ गया। एक और मैं आपको इसकी चीज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आपने 2 पैरामीटराइज बनाया हुआ था, सॉरी ओवरलोड किया हुआ था इस फंक्शन को। अच्छा, यहाँ पे अजान शुरू हो गई है, जरा थोड़ा सा अजान का गैप लेते हैं फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। बना लिया है। अब यहाँ पे मेरा पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, बहुत सारा पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह करके। फिर मेरा जो है ना ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 2 थे, मैंने दूसरा कॉल किया पैरामीटराइज, इसको मैंने 10 पास कर दिया। अब ये पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, अभी तो आपके पास ब्लैंक है ये जगह, लेकिन ये आगे पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब कोड कर रहा होता है ना, क्योंकि वो अपने आप पे ना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा होता है, सही, यानी कि वो उसे नहीं पता होता कि वो यानी कि एरर प्रोड्यूस कर रहा होता है वहां पे। ठीक है, अगर हम अपनी गंदी वाली अप्रोच यूज करेंगे कि भाई यानी कि देखा फंक्शन का नाम ये है और पता है यहाँ पे मुझे पता है कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे मैंने जाना है, वो वाले फंक्शन पे जाना है। लेकिन जब मैं इस तरह करके यानी कि दोबारा इस क्लास में आया, जब मैंने यहाँ पे देखा पहला फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो बल्क ऑफ कोड लिखा होगा ना, वो आप लोगों को जब कोड में होगा तो उसमें से आपकी जब आई अगर फौरन आपकी आई इस फंक्शन पे जाएगी, आप देखना ही यानी कि देखोगे ही नहीं कि भाई ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन पे मैं चला गया हूँ। ठीक है, तो इस तरह करके ना ये वाली मिस्टेक होती है, और जब इंसान सारा कोड कर लेता है और कभी कभी तो डिप्लॉय भी हो जाती है ऐसी चीजें। ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना हुई हो, तो इसलिए मैं फुली रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आओ, गो टू डेफिनेशन पे जाओ, तो स्पेसिफिक आप उसी फंक्शन पे जाओगे जिसके अंदर आपको जाना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये जो 2 अप्रोचेज है ना, गो टू वाली यानी कि गो टू डेफिनेशन वाली, F12 करके अपनी प्रैक्टिस बनाओ, F12 से आप यूज करो। और एक ये रेफरेंस वाली कि कहाँ पे ये यूज हुआ है और किस किस जिस जिस जगह पे यूज हुआ है कौन सी वाली जगह पे आपने जाना है। ठीक है, तो उस पे जाके और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आप वहाँ पे कोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बस यानी कि वैसे इंस्ट्रक्शन थी कि भाई हमने अपनी प्रैक्टिस को कैसे अच्छा करना है। तो इसका जो है ना आपको बहुत फायदा होगा आपकी प्रैक्टिस में भी। तो किसी की अगर कोई क्यूरी है, अगर 1 मिनट में हम क्लियर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर किसी की कोई बड़ी क्यूरी है तो वो कल हम एड्रेस कर लेंगे, वरना वॉइस मैसेज पे भी कर सकते हैं हम। अच्छा, मेरी एक क्यूरी है कि ये जो हम क्लास जब बना के उसके अंदर अपने वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाते हैं, तो क्या ये ज़रूरी होता है कि हम क्लास के अंदर करवाएं या कंस्ट्रक्टर के अंदर करवाएं? तो कहाँ पे नहीं, करवाना कोई ज़्यादा जरूरी बेहतर नहीं है? होता, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके लिए। हम्म। ठीक है, और ये ठीक। जो क्लास के अभी वेरिएबल मैं बनवा रहा हूँ ना आपसे, ये कह लो कि आपको कदर होगी कि डेटाबेस की क्या वैल्यू है। जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया ना, जब आप डेटाबेस देखोगे फिर आपको पता चलेगा जो डेटाबेस इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया था, कितना बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने हमारी रिजोल्व किया डेटाबेस आने के बाद। वरना वही चीज हमारे पास डेटाबेस में ना होती, क्लासेस में हम वेरिएबल में रख रहे होते तो लग पता जाता हमें। सही। ठीक है, किसी और की कोई क्यूरी हो तो वो वॉइस मैसेज पे पूछ ले, वरना हम ना कल देख लेंगे इसे। ठीक है, बाकी मैं असाइनमेंट वॉइस मैसेज पे दे देता ओके। हूँ। ओके, चलो, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।